वीडियो के माध्यम से मैं चीज़ें बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, बीएनएसएस ने कौन कौन से चेंजेस को लेके आया है। तो एक बार इसका जो फ्रेमवर्क है वो एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो प्रोसीजरल चेंजेस हैं पहले के सेक्शन और अब के सेक्शंस जो हैं उनमें क्या क्या चेंज आया है, सेक्शंस कौन कौन से बन गए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूँ कि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि इनको चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, ये सब कुछ सही तो चल रहा था, तो इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि ये जो एक्ट आए हैं, क्रिमिनल नए नए क्रिमिनल एक्ट आए हैं, इनका फोकस जस्टिस के ऊपर है, ठीक है। पहले क्या था कि सज़ा के ऊपर चीज़ें थी, सज़ा से हट के हम सीधा जस्टिस पे आ गए। न्याय मिलना चाहिए, सज़ा नहीं। सज़ा तो ठीक है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है, सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो इसके अंदर जैसे कि घर बैठे आप EFIR कर सकते हैं, ठीक है। सम्मन्स आपको मिल सकते हैं। जो जो ट्रायल्स हैं वो आप जो है ऑनलाइन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है जस्टिस, देखिए जस्टिस आपको जो न्याय है उसकी भी समय सीमा बना दी गई है। इसके अंदर भी बड़ा स्ट्रिक्टली टाइमलाइन दे दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कार्रवाई करती है, जांच पड़ताल करती है, वो 90 दिन के अंदर करेगी। और कोर्ट जब ये पूरा केस जब ख़त्म हो जाता है, जब ट्रायल पूरी हो जाती है, जब पूरे आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल आर्ग्यूमेंट जब सुन लिए जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसको भी 90 दिन 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट पास करनी ही पड़ेगी। तो जान लेते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं जो चेंज हुए हैं, ठीक है। सीआरपीसी के अंदर और बीएनएस के अंदर उनके क्या क्या नंबर्स अब हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि हमने पहले सीआरपीसी को बड़ा रट रखा है। हमें पता था कि एफआईआर जो होती है सेक्शन 154 के अंदर होती है, लेकिन आज के टाइम पे वो जो एफआईआर है बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 173 के अंदर होती है। ज़ीरो एफआईआर का देखिए पहले कोई रोल ही नहीं था। ये जो ज़ीरो एफआईआर है, अगर आप कभी अगर किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जुडिशियल जजमेंट्स हैं, कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, उसके थ्रू इसको रखा गया है। लेकिन आज के टाइम पे बीएनएसएस के अंदर इसको सेक्शन का दर्जा दिया गया है, सेक्शन 173 क्लोज 1 का। और इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है बीएनएसएस के अंदर वो 173 क्लोज 3 में दी गई है। लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ये पहले सीआरपीसी के अंदर थी नहीं, लेकिन जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अंदर इसको ऐड किया गया था, मतलब इसको बताया गया, तब से ये प्रैक्टिस में रहा। अब कुछ की सेक्शंस हैं अरेस्ट और कस्टडी से रिलेटेड, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमें प्रैक्टिस के टाइम पे हमें याद रहना चाहिए। क्योंकि पहले हमें पता था कि 41A का नोटिस ले लो, है ना। हमारे क्लाइंट हमें फ़ोन करते हैं कि सर पुलिस वाले मुझे बुला रहे हैं, है ना, कोर्ट के उसमें थाने में बुला रहा है, तो कहते ना उससे बोलो कि नोटिस दे दे। तो अब ये जो नोटिस है अरेस्ट का, गिरफ्तारी का, ये जो है वो सेक्शन 35 के अंदर है। और जो पुलिस कस्टडी है, पहले वो सेक्शन 167 क्लोज 2 सीआरपीसी के अंदर हुआ करती थी, अब आज के टाइम पे 187 क्लोज 2 बीएनएसएस के अंदर है। और जो एक्यूज़ की मेडिकल एग्जामिनेशन होती थी वो सेक्शन 54 के अंदर है, पहले सेक्शन 53 सीआरपीसी के अंदर हुआ करती थी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो पुलिस कस्टडी है, ये बड़ी, आपने देखा होगा ना, पुलिस देखो, एक तो जेल होता है, आपको एक जेल में रखा जाता है और एक जो थाना होता है उसके अंदर रखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन पुलिस के पास थाने में रखने के लिए किसी भी एक्यूज़ को, किसी भी गिरफ्तार पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी के अंदर 15 दिन के अंदर, वो भी शुरुआत के 15 दिन, ये नहीं कि कभी भी बीच के अंदर कभी भी पुलिस आपको उठा के ले आएगी। लेकिन बीएनएसएस के अंदर बहुत बड़ा चेंज है। ये जो 15 दिन की कस्टडी है, ये किसी भी टाइम शुरू शुरू के 40 से 60 दिन और 60 से 90 दिन की जो शुरुआत की जो डिटेंशन होती है, जब आपकी गिरफ्तारी रहती है, उन दिनों के बीच में वो 15 दिन की टुकड़े टुकड़े में ये कस्टडी ले सकती है। लेकिन पहले क्या था, सीआरपीसी के अंदर सिर्फ 15 दिन के ही, शुरुआत के जो 15 डेज होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, तब से स्टार्ट हो जाता है वो 15 दिन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको टुकड़ों में कर दिया गया है। थोड़े जो बेल के सेक्शंस हैं वो अब क्या, वो कौन कौन से सेक्शंस बन गए हैं ज़रा वो देख लेते हैं। एंटिसिपेटरी बेल ऑफ सेक्शन 482 बीएनएसएस के अंदर आ गई है, वो पहले 438 हुआ करती थी। और बेल फॉर अंडर ट्रायल्स जो है वो सेक्शन 479 में आ गई है।
और पहले सेक्शन 436A में थी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर बेल, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनकी जो बेल है वो 479 में। ये देखिए नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं BNSS के अंदर। तो ये थोड़े जो चेंजेस है ना, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे। पहले CRPC के अंदर ये कुछ था नहीं कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, हम हमेशा रेगुलर बेल और डिफ़ॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल और जो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी, बहुत सारी तरह की बेल्स हैं, वो बेल्स लगाते थे। की सेक्शंस कौन कौन से हैं ट्रायल्स के और पावर के? देखिए प्ली बारगेनिंग पहले जो है ये अमेंडमेंट के थ्रू CRPC के अंदर लेके आए थे, 265A से 265L तक के अंदर था। और अब सेक्शन 290, 299 में ऐड किया गया है। और समरी जो ट्रायल है वो सेक्शन 283 BNSS के अंदर दी गई है, जो पहले सेक्शन 260 के अंदर थी। अब देखिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये चेंजेस करने क्यों पड़े, क्योंकि लॉ बहुत आउटडेटेड है। ठीक है, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि काफ़ी लोग मेरी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और प्लीज़ और साथ में कोई सजेशन भी दें। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आना चाहिए कि कोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग कर सकते हैं। जो कोर्ट की जो सुनवाई है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ऑनलाइन मोड से हो सकती है। मतलब अब BNSS के अंदर, पहले ये CRPC के अंदर ऐसा था नहीं कहीं पे भी। तो एविडेंस होना और आर्ग्यूमेंट्स होना, मिसलिनियस चीज़ों का होना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, सेक्शन 530 के अंदर है। अब EFIR भी आप दर्ज करा सकते हैं सेक्शन 173 के अंदर, कहीं पे भी आप बैठे हैं। पहले ये CRPC के अंदर नहीं था। और जब भी पुलिस आपकी जमा तलाशी करेगी, कोई आपसे सीज़ करेगी चीज़ें, तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होना अब अनिवार्य है, अब ज़रूरी है। सेक्शन 105 BNSS ऐसा कहता है। अब देखते हैं कि CRPC के अंदर तो जो सेक्शंस थे वो तो समझ लिए, लेकिन अब नए सेक्शंस BNSS के अंदर कौन से आए हैं वो ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए नए प्रोविजन जो न्यू प्रोविज़न ट्रायल इन एब्सेंसिया। अब आपने देखा होगा कि 82 की प्रोसीडिंग्स बड़ा बड़ा फेमस वर्ड है CRPC के अंदर। जो भगोड़े घोषित कर देते थे, जो अपना केस अटेंड करने नहीं आते, कोर्ट उनको नोटिस करती थी, मतलब पहले बेलेबल वारंट करती थी, फिर नॉन बेलेबल वारंट करती थी, फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती थी। लेकिन अब क्या है कि फिर वो केस वहीं लटका रहता था। लेकिन अब क्या है कि जो भगोड़े घोषित होते हैं अपराधी, उनके ऊपर भी निर्णय की अनुमति अब इसके अंदर सेक्शन 356 के हिसाब से वो दे दी गई है, जो कि पहले नहीं वो होता था ऐसा। अब नए प्रोविजंस हैं हैंड कप्स को लेकर। देखिए जो हैंड कफ है, जो हथकड़ी लगाते हैं किसी भी इंसान को, वो उन केसेस में लगा सकते हैं जैसे कि बहुत सीरियस नेचर के केसेस होते हैं। आतंकवादी चलो ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसको तो लगाना ही होगा। मर्डर वाला केस हो गया, रेप वाला केस हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि वो भाग सकता है, भागने का अगर ऐसा लगता है तब पुलिस उन केसेस में लगा सकती है हथकड़ी। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। एक केस किया, उसमें फिर वो बेल पे आ गए, फिर दूसरे केस मतलब दूसरा ऑफेंस कमिट किया, फिर वो फिर से बेल पे आ गए। ऐसे करते करते मेरे पास भी ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें कि 15 20, किसी में 10, इतने इतने केसेस होते हैं कई कई एक्यूज के ऊपर। और वो बार बार उन्हीं को कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर। वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो लगातार क्राइम करते रहते हैं। और नए प्रोविजंस जो हैं फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक टीम को उन्होंने मैंडेटरी बनाया। जो जिन केसेस के अंदर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, उन केसेस के अंदर फॉरेंसिक टीम वहाँ जाएगी, पूरी जांच करेगी उसकी, और उसको अब इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। ठीक है, वो सेक्शन है 176 क्लोज 3। जैसे कि मर्डर केस है, तो मर्डर का अगर केस होगा तो फॉरेंसिक टीम वहाँ जाएगी, अपने सारे एविडेंसेस इकट्ठे करेगी। अब नए प्रोविजंस हैं विक्टिम्स के राइट को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर नई चीज़ ऐड की गई है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो सेक्शन 193 क्लोज 3 है, इसके अंदर जो विक्टिम है उसको 90 दिन के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन मोड के थ्रू सूचना मिलेगी कि उसके केस में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। और हियरिंग ऑन सेंटेंस, जब सज़ा सज़ा सुनाई जाती है, सेंटेंस पे सज़ा सुनाई जाती है, देखिए कन्विक्शन हो जाती है, जजमेंट कन्विक्शन की हो जाती है, लेकिन जब सज़ा सुनाई जाएगी उस टाइम पे भी सेक्शन 232 क्लोज 2 के अंदर पीड़िता को ये राइट दिया गया है कि उसको भी सुना जाएगा, वो भी अपनी तरफ से आर्गुमेंट पेश करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको बिना सुने ही, पहले जैसे होता था एक्यूज़ ने आर्गुमेंट कर दी और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसने आर्गुमेंट कर दी। तो अब ऐसा है कि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसको उसको भी सुना जाएगा। और कौन कौन से नई चीज़ें ऐड हुई हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह की क्राइम करते हैं, उससे कुछ पैसा बनता है, उस पैसे से वो घर बना लिया या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी, या मतलब कई तरह की चीज़ों में वो उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा मनी ट्रेल सा बन जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी जो क्राइम से वो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको अटैच किया जा सकता है, उसको मतलब कुर्क कर सकती है, हिंदी में हम अगर वर्ड यूज़ करें, मतलब उसको उसको जब्त कर सकती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, यदि यह पाया जाता है कि संगठित अपराध से अर्जित धन से एक इमारत खरीदी गई थी तो उस इमारत को इस धारा के तहत कुर्क किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी अपराध करके अगर कहीं से वो पैसा इकट्ठा किया गया और उससे एक घर खड़ा कर लिया, एक इमारत खड़ी कर ली, तो वो भी तो क्राइम के थ्रू ही आई थी, तो उसको भी कोर्ट पुलिस उसको जब्त कर लेगी। अब देखिए, जस्टिस न्याय मिलने के लिए टाइमलाइन बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब जो जजमेंट है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे ही आर्ग्यूमेंट हो जाएंगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, ट्रायल कंक्लूड हो जाएगी, वैसे ही जो कोर्ट को जजमेंट 30 दिन के अंदर अंदर देनी है। चार्जेस जो फ्रेम होते हैं स्टार्टिंग में, वो चार्जेस भी 60 डेज में होंगे। कुछ लोगों को अगर चार्जेस का नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, कौन कौन से सेक्शंस पे एक्यूज़ के ऊपर केस चलेगा, वो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है। कुछ सेक्शंस को पुलिस ने कई सेक्शंस लगाए होते हैं, तो अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ वो सेक्शंस बनते नहीं हैं तो वो एक्यूज़ उन सेक्शंस को हटवा लेता है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि लगे नहीं होते हैं, वो सेक्शंस उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसीलिए उसमें फिर उससे ये जाहिर हो जाता है कि ट्रायल किस 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 सेक्शंस के ऊपर चलेगी, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसको साबित किया जाएगा। और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करके 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट को फाइल करना होगा। और गाइडलाइन गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? द न्यू लॉज आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग जस्टिस नॉट जस्ट पनिशमेंट। तो नए जो कानून हैं उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो जस्टिस, न्याय दिलाएं, ना कि पनिशमेंट। स्टेटमेंट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। देखिए, इस ये मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी वो मुझे एडवाइस करते हैं, काफ़ी चीज़ें सजेशंस भी देते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर अभी भी मुझसे अगर कोई चीज़ ऐसी छूट गई है, क्योंकि बनाने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बेसिक बेसिक चीज़ों को कवर किया है जो कि हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में काम आता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई भी आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। सारे कमेंट्स को देखता हूँ, उनको मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।